हेलो छात्रों, आइए आप लोगों को एक बेहतरीन क्लास होने वाली आज, क्योंकि आज का जो क्लास है वो क्लास 10 की है और ज्यामिति का क्लास है। और इसमें से आप लोगों को एक टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, आप लोग जितने भी छात्र हैं, अगर आप लोग ज्यामिति के बात अगर सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे ज्यामिति बना नहीं पाते या ज्यामिति से डर लगती है। आप लोग को उस सभी समस्याएं, उस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है, उस सभी की सभी समस्या आज हम आप लोगों को खत्म कर देंगे। क्योंकि थेल्स प्रमेय जो है बोर्ड परीक्षा के अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बता दें कि एग्जाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी आप लोग को अगर जेक बोर्ड का स्टूडेंट है तो थेल्स प्रमेय 5 नंबर का पूछा जाता है, या किसी अदर बोर्ड का भी है तो आप लोग को यह बता दें कि थेल्स प्रमेय हर लगभग सभी तरह के बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। ये प्रमेय जो आप पढ़ रहे हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज का बनता है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपको इसमें सारी समस्याओं का समाधान हम आज बताएंगे। और जो बच्चे कुछ नहीं जानते ज्यामिति के बारे में उसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। देखिए प्रमेय क्या है सो देखिएगा, 10 क्लास के जो भी छात्र हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो प्रमेय क्या दिया हुआ है सो देखिए, प्रमेय बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ और ये प्रमेय है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको थ्योरम बोलते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि कभी भी त्रिभुज के लिए हम लोग कोई भी प्रमेय पढ़ते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अब त्रिभुज का कॉन्सेप्ट में क्या है कि उसमें भुजा क्या है, कोण क्या है, अगर ये सब नहीं जानेंगे तो कोई भी ज्यामिति का कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते, खास करके प्रमेय को अगर सिद्ध करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए आइए अब हम लोग इस पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। अब बात यहां है कि सिद्ध करना क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस प्रमेय को समझने का कोशिश करेंगे। समझने का कोशिश क्या करेंगे सो देखिएगा कि सबसे पहले इसमें दिया जो चीजें हैं वो चीजें मेन चीज इसमें क्या है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर देखिएगा सबसे मेन चीज में क्या था, सबसे पहले एक शब्द दिया हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या है, इसमें एक शब्द है भुजा, है ना। उसके बाद क्या है, समांतर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया, भिन्न भिन्न, यानी आप लोग जानते हैं अलग अलग बिंदु का जिक्र किया गया है, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। उसके बाद एक क्या है, प्रतिच्छेद, क्या दिया हुआ है, प्रतिच्छेद दिया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या है, एक रेखा का जिक्र किया गया है, रेखा। हम सभी जो इंपॉर्टेंट शब्द है उन शब्दों को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों को सबसे पहले हम आप लोग को समझा देंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चे ज्यामिति से जिनको डर लगता है वो सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिएगा आज की क्लास में समझिए सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि इसके बाद इसमें शब्द है अनुपात और विभाजित। इस थेल्स प्रमेय में ये सभी शब्द जो है इंपॉर्टेंट मेन शब्द दिया हुआ है। अगर जिस बच्चे को ये सभी शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाते या इन शब्दों को ही पूरे तरीके से नहीं जानते, इसलिए उन बच्चों से जो प्रमेय होता है वो बना नहीं पाते। चलिए हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले त्रिभुज का बात किया गया है। देखिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। तो त्रिभुज है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। त्रिभुज हम लोग बोलते किसको, तो आप लोग को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम आपको पूरा डिफिनेशन ना बता के सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी से आपका सारा समस्या समाधान होते चला जाएगा। देखो त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब 3 रेखाखंड मतलब क्या है कि एक रेखा इधर से हो जाएगा, एक रेखा इधर से हो जाएगा और एक रेखा क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। अब इस तरह से 3 रेखा है, ये देखिएगा, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा मेरा ए हो गया और एक रेखा ए हो गया। तो 3 रेखा खंडों से बना क्या है, एक बंद आकृति। बंद का मतलब चारों तरफ से, माने तीनों तरफ से क्या है, सटा हुआ है। इधर ये सट गया, इधर ये सट गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं, जब दो भुजाएं जिस जगह पे आके आपस में मिलती है। जैसे एक लाइन, अगर ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक लाइन हम लोग इस तरह से खींचे और एक लाइन इधर से खींचे, दोनों को क्या किया, आपस में इस जगह पे हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। तो जब दोनों जिस जगह पे जुड़ता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो इस तरह से 3 शीर्ष, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ दिया हुआ, एक शीर्ष यहाँ दिया हुआ। उसके बाद 3 भुजा, भुजा इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या हो गया, मेरा भुजा हो गया, ये क्या हो गया, भुजा। इस तरह से एक भुजा यहां दिया हुआ, एक भुजा यहां दिया हुआ, एक भुजा ये दिया हुआ। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो दो शीर्षों के बीच में जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। तो भुजा को हम लोग डिनोट करते हैं एस से और कोण को डिनोट करते हैं हम लोग ए से। ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड यानी भुजा। ये हो गया। अब त्रिभुज का समझ गए। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, भुजा भी इसमें कंप्लीट हो गया। शीर्ष भी आप लोग जानेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
शीर्ष बोलते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए उधर शीर्ष बोला जाता है। अब हम लोग इसमें समांतर के बारे में समझते हैं। समांतर क्या होता है? तो आप लोग अगर 10 क्लास का छात्र है तो समांतर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। समांतर का मतलब वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हो। ध्यान दीजिएगा, वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे हम लोग क्या किए, एक लाइन इस तरह खींचिए, एक लाइन इस तरह खींचिए। अब देखिए दो लाइन जो खींचे, बताइए ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेगी नहीं। अगर हम इसको आगे इस तरह से बढ़ाते चला जाते हैं और इसको भी हम लोग आगे सीधा बढ़ाते हैं तो आपस में दोनों किनारे कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो जब दो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। आप लोग को ये बात समझ में आ गया। अब आ गया है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होता है? देखिएगा, प्रतिच्छेदी का मतलब जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जैसे कहने का मतलब एक लाइन अभी इस तरह की जो समांतर हम आप लोग को बताएं और इसी लाइन को थोड़ा सा हम लोग क्या करें, टेढ़ा खींच देते हैं और इसको जब आगे बढ़ाते जाइएगा इस तरह से तो ये लाइन देखिएगा कहीं ना कहीं आके क्या करेगा, इसको प्रतिच्छेद करेगा। तो इस बिंदु इस जगह पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। कहने का मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन को जिस जगह पर काटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। ये क्या हो गया? प्रतिच्छेद हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग रेखा आप लोग समझ गए। रेखा आप लोग जानते हैं, जो लाइन हम लोग इस तरह से खींचते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिएगा हम आप लोग को बताएं अनुपात। अनुपात किसको बोलेंगे? तो समझने का कोशिश कीजिए अनुपात क्या होता है। अनुपात भी आप लोग समझ लीजिए अनुपात क्या है। देखिए अनुपात एक तरीके से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अनुपात जो होता है दो समान प्रकार की राशियां होती है। राशि का मतलब उसमें राशि ही नहीं बोल सकते, उसमें क्या आ सकता है? लंबाई भी आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद दो वजन भी हो सकता है, दो पैसे भी हो सकते हैं। मतलब अनुपात में हमेशा दो चीजों का जिक्र रहता है, यानी दो को क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। यानी अनुपात का मतलब ही है तुलना करना। तुलना करना। अब तुलना करने का मतलब क्या? इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा जो रहेगा दो चीजों का जिक्र रहेगा। क्या रहेगा? दो चीजों का जिक्र किया हुआ रहेगा। या तो दो चीजों का लंबाई का जिक्र किया जाएगा, या तो पैसा का जिक्र किया जाएगा, या तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो क्या है? दो वजनों का जिक्र किया करने का जिक्र रहेगा। तो हमेशा इसमें तुलना का बात रहेगा, वही क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है। अब आ गया विभाजित। तो विभाजित सब समझिएगा कि विभाजित है क्या। विभाजित ऐसा समझ सकते हैं, विभाजित का मतलब किसी एक वस्तु को कई हिस्सों में बांट देना। किसी एक वस्तु को कई हिस्सों में बांटना, यानी लिख सकते हैं कई हिस्सों में बांटना। कई हिस्सों में क्या करना है? बांटना। तो कई हिस्सों में जो हम लोग बांटेंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजित। जैसे कहने का मतलब कि एक लाइन इस तरह से हम लोग खींच दी, आपको बोलेगा इस लाइन को 3 हिस्सा में बांट दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं, अगर ये तो ये हो जाएगा मेरा बी, और इसको हम लोग मान लेंगे सी, और इसको मान लेंगे हम लोग डी। तो कितना हिस्सा हो गया? एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। एक लाइन को कितना हिस्सा में बांटा? 3 हिस्सा में। तो किसी की लंबाई, किसी भी कोई भी चीजों को अगर हम लोग कई हिस्सों में बांटते, दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटते, तो उसी को एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? विभाजित बोल सकते हैं। या तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझते, विभाजित का मतलब होता है धागा। विभाजित का मतलब क्या होता है? धागा होता है। तो ये भी समझ सकते हैं कि विभाजित का मतलब मेरा होता है धागा। धागा का चिन्ह ऐसे होता है। हम आप लोग को इसमें जितने भी शब्द जो बताएं वो लगभग शब्दों का मीनिंग समझा दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस थेल्स प्रमेय को आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे कि बहुत ही इजी है। बस हम लोग के दिमाग का ये भ्रम है कि हम लोग को कभी कभी लगता है कि थेल्स प्रमेय या कोई भी प्रमेय बनता नहीं, लेकिन बहुत आसान है अगर आप उसको बेसिक चीजें जानते हैं तो। हाँ, अगर बेसिक चीज अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो वही प्रमेय आप लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग को जो जो चीजें समझाएं बस अगर ये चीजें जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि प्रमेय बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे। क्या करेंगे? दिया हुआ लिखेंगे। अब दिया हुआ लिखने से पहले आप लोग को थोड़ा सा और भी समझा देते हैं कि हम लोग प्रमेय जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग काम करें। सबसे पहले प्रमेय में क्या लिखा हुआ? यदि किसी त्रिभुज, यहां क्या जिक्र किया गया है? त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक त्रिभुज बन गया है ना। चलिए एक त्रिभुज हम लोग बना दिए, इसका नाम कर देते ए, इसको कर देते बी, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? सी। चलिए आगे लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा। अब इसमें तो इस त्रिभुज को बनाने में एक भुजा तो है नहीं, इसमें कितना भुजा? 1 2 3 भुजा। लेकिन आगे पढ़ते
एक भुजा के समांतर, बोलता है क्या कि एक त्रिभुजा बनाइएगा तो उसमें से एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बोलता है एक ऐसा रेखा खींचिए जो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के वो समांतर होना चाहिए और दो भुजा को अलग अलग जगह पर प्रतिच्छेद करे यानी काटे। अब इसको नहीं समझ पा रहे ऐसे समझिए, जैसे देखिए आप लोग को बताते थोड़ा सा। इसमें माना जाए कि मान इस तरह से समझ लीजिए कि एक त्रिभुज इस तरह से हम लोग बना दिए। हम आपको अलग अलग त्रिभुज बना के समझाने की कोशिश करें कि है क्या, देख लीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। इसी तरह ये है ए, ये है बी और ये है सी। हम लोग को क्वेश्चन में जैसे बोला समझिएगा, सबसे पहले बोला किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। इसमें बताइए कितना भुजा है, तीन भुजा। आप बोलिए सर तीन भुजा है, वहां बोला है एक भुजा के समांतर, हम किसके समांतर खींचे? तो देखिए इसमें तीन भुजा, एक दो तीन। अगर माना जाए हम मान लेते इसको एक, इसको मान लेते दो, इसको कितना मान लेते तीन। ये समझिएगा। अगर किसी के दिमाग में सर आप इसको एक माने तो हम इसको अगर एक मान लेते हो, चलिए ठीक, इसको एक मानेंगे तो ये हो जाएगा दो और क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा। उल्टा सोचिए, अगर हम लोग इसको एक माने तो हम लोग ऐसा करते इसको अगर एक मान लेते, इसको एक मान लेंगे, इसको दो मान लेंगे, इसको हम लोग तीन मान। तो त्रिभुज तीन तरीके से ऐसा हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना है, बस आप लोग को समझाने के लिए पैटर्न बता रहे हैं। अब हम लोग क्या बोलता है तो देखिएगा कि एक भुजा के समांतर। अब एक भुजा के समांतर, समांतर किसको बोलते हैं देखिएगा, यहां समझिएगा। समांतर हम क्या बोले, ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हो या एक दूसरे से कभी मिलती नहीं हो, एक दूसरे से क्या होगा टच नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो उसी को बोलते हैं समांतर रेखा। तो यहां बोला है कि एक भुजा के समांतर। अब एक भुजा के समांतर हम लोग को खींचने बोल रहा है, तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग इसके समांतर खींच सकते हैं, या तो हम लोग एसी के समांतर खींच सकते हैं, या तो हम लोग एबी के समांतर खींच सकते हैं। अब ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि किसके समांतर खींचना। जैसे माना जाए हम इस तरह से खींच सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग बी के सी के समांतर एक भुजा खींचते हैं यानी एक रेखा खींचते हैं। अब देखिए बीसी के समांतर एक रेखा खींचे है ना, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं डी और इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं हम लोग ई। देखिएगा तीसरा नंबर भुजा। ऐसा नहीं कि इसको दिखाने की जरूरत है, अभी हम आपको समझाने के लिए बेसिक चीजें बता रहे हैं। देखिए तो हम लोग डीई जो है तो हम लोग बीसी के समांतर एक भुजा क्या किए खींच दी, जो कहां कहां काटता है, जो एबी को डी पर और एसी को ई पर काटता है। क्वेश्चन में लिखा है एक भुजा के समांतर, एक भुजा यानी बीसी के समांतर हम लोग क्या किए डी खींचे। अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन कौन बच जाता है, एबी बच जाता है, इधर से क्या बचता है एसी बचता है। भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग जगह पे, तो एबी को डी पर और एई को यानी एसी को ई पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम लोग क्या किए एक रेखा खींच दिए जो समांतर भी है, रेखा भी है और भुजा को अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है एक दूसरे काट रहा है ना। या अब बात यहां ये आ गया, किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भी चल सकता है कि सर आप ऐसा किए बीसी के समांतर हम लोग डीई को खींच दिए, यानी डीई जो है बीसी के समांतर अगर खींचे तो क्या ऐसा भी तो हम लोग कर सकते थे कि हम लोग एबी के समांतर भी तो इसको खींच सकते थे इस तरह से, समझिएगा आप लोग। हाँ तो ये भी सही हो जाता है, अगर ऐसा खींचेंगे क्या हो जाता है, ये हो जाता है डी, ये हो जाता है नाम करना किसी को, या तो यहाँ ये लिखिए यहाँ आप लोग डी लिखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को एबी के समांतर हम लोग क्या किया डी खींच दिए, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते कि एसी के समांतर डी खींच सकते हैं, तो यहां हम लोग लिख देते हैं डी और यहां हम लोग क्या लिख देते हैं ई लिख देते हैं। तो हम लोग एक तीनों तरह से हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। इस तरह ये भी त्रिभुज आपका सही है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा तीनों सही है। आप इस बात को समझिएगा, हम लोग को जो जो चीजें बोल रहा है हम उस तरह से काम कर रहे हैं। बस बात ये कि थोड़ा सा ये उल्टा लगता है देखने में, ये थोड़ा उल्टा लगता है हम लोग के लिए, क्या लगता है सीधा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है समांतर हम लोग को ज्यादातर हम लोग जो पढ़े हैं तो हम लोग जानते हैं कि समांतर हमेशा इस तरह से देखने में आसान लगता है, इसीलिए हम लोग इस तरह के रूप में ले लिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं किया ऐसे लिखा कि समांतर नहीं, ऐसा लिखा कि ऐसा नहीं ये समांतर, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है ना, यानी ए बी और डी समांतर है, इसमें एसी और डी समांतर है, इसमें बीसी और डी समांतर, ऐसा नहीं ये समांतर है। लेकिन हम इस त्रिभुज से लेके बना रहे, चाहेंगे तो हम लोग इस त्रिभुज से भी बना सकते हैं, इस तरह के त्रिभुज भी बना सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है। अब तीन भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर हमको खींचना था। अब एक भुजा के जो समांतर खींचते हैं तो जो दो भुजा मेरा बच जाएगा उस दो भुजा को अलग अलग जगह पे काटना चाहिए। तो हम लोग जाओगे अलग अलग जगह पे काटा है, एबी को डी पर काट रहा है और एसी को ई पर काट रहा है, और इसको मिला देते हैं तो एक रेखा बन जाता है जो बीसी के क्या हो जाता है समांतर हो जाता है। यहां तक आप लोग समझ गए। तो बोलता है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो बोलता है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या ये अनुपात जो है हम इसको तुलना करने बोलता है। देखिए तुलना क्या, देखो
आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि ज्यामिति में ज्यादातर जो होता है ना, लास्ट में जो सेंटेंस आता है ना, वही चीज हम लोग को सिद्ध करने बोलता है। तो आप लोग को थोड़ा बता दें कि यहां से जो सेंटेंस दिया हो, यहां से यहां तक, यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखा, वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये हम लोग को सिद्ध करना, ये बात रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम इससे पहले जो जो चीजें की वो और जो दिया वो लिख लेते, उसके बाद फिर हम आप लोग को ये समझाएंगे कि सिद्ध करने वाला में क्या सिद्ध करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग दिया हुआ में क्या करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले क्या दिया, अधिक किसी त्रिभुज, यानी हम लोग को सबसे पहले क्या दिया था, एक त्रिभुज दिया था। तो लिखेंगे दिया हुआ में कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर है ना खींची गई रेखा BC, देखो ABC BC के समांतर खींची गई रेखा। अब खींची गई BC के समांतर खींचा गया रेखा कौन है, DE। क्या है, खींची गई रेखा DE अन्य दो भुजाओं, देखिए BC के समांतर जो खींचा गया रेखा है वो D है, जो अन्य दो भुजाओं AB और AC, जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। आपको बात समझ में है। अब देखिए दिया हुआ जो लिखा जाता है, तो आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं कि जो त्रिभुज दिया हुआ रहता है, उस त्रिभुज में जो जो चीजें आपको लग रहा है कि दिया हुआ था, उस चीज को लिखना है और अपने शब्दों में लिखना। ऐसा नहीं कि किसी बुक में लिखा हुआ उसका हूबहू आप रट जाए। रट जाने से क्या होगा कि एग्जाम में वो चीज आप भूल जाइएगा। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज था दिया हुआ, तो लिखे ABC, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा, अब देखिए जिसमें है ना भुजा BC के समांतर, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो भुजा BC के समांतर, अब देखिएगा मेरा ये क्या था BC, तो BC के समांतर खींची गई रेखा। अब खींचा गया कौन सा रेखा है, D है, जो BC के क्या है समांतर नहीं है, तो BC के समांतर खींची गई रेखा DE है ना, D अन्य दो भुजाओं, यहां तो ऐसे नहीं बोल दिया अन्य दो भुजा, यहां तो देखिए, यहां देख रहे शब्दों में दिया हुआ कि अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजाओं। अब अन्य दो भुजा कौन कौन सा है, AB है और इधर से क्या है AC। अगर इसके समांतर अगर ये है तो दो भुजा मेरा बच जाता है ना, कौन कौन बचता है, AB और AC। तो वही लिखे AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है, यानी कहां काटती है, D और E पर काटती है। ये हम लोग को दिया। अब सिद्ध क्या करना है, तो देखिएगा सिद्ध करना है। अब देखिए ज्यामिति का लिखने का यही तरीका था, स्टेटमेंट आप अच्छा से लिखना, क्योंकि हमेशा ज्यामिति जब बनाया जाता है तो इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप सबसे पहले दिया हुआ लिखिएगा, सिद्ध करना लिखना, अगर रचना का जरूरत है रचना करना, उसके बाद प्रमाण या उत्पत्ति लिखना होता है ना, ये सब चीजें करना हम लोग को बहुत जरूरी, इस तरह से स्टेटमेंट को लिखना होता है। आप अगर इस तरह से लिखिएगा, बेहतर तरीके से लिखिएगा, तो समझिए आपका लगभग पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग सिद्ध करना है उसके बारे में समझते हैं। हम अभी आप लोगों को क्या बताएं कि कभी भी प्रमेय पढ़िएगा तो प्रमेय में ज्यादातर जो होता है ना, वो लास्ट का जो शब्द होता है, सेंटेंस होता है ना, वही चीजें हम लोग को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अगर पूरे पढ़ लेते तो पढ़ने के बाद यहां तक तो हम लोग को दिया हुआ समझ में आता है, ठीक है। यहां के आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब देखिए एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भुजा दिया हुआ है उसको तुलना करने बोला, जो भुजा दिया हुआ जो काट रहा है। अब देखिए यहां दो शब्द समझिएगा, ए शब्द को समझिएगा और इन शब्दों को समझिएगा। अगर ये दोनों समझ गए तो समझिए हम लोग इसे ये क्लियर हो जाएगा कि सिद्ध करना क्या। सबसे पहले अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। हम लोग क्या करेंगे, इसको तुलना करें। अब इसमें तुलना किसको करना, राशि तो दिया नहीं, पैसा तो दिया नहीं, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ रेखा, यानी लंबाई दिया, इन लंबाई को तुलना करेंगे। तो बीच में आ जाता है क्या, डी। अब पता नहीं बीच में है कि ऊपर है थोड़ा के नीचे, ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसको ऐसा मान लेते कि बीच में पड़ जाता है डी। तो इसको हम लोग तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे कि
एडी ऊपर हो जाता है और डीबी नीचे हो जाता है। ठीक है, बोलता है इसमें इसका समझिए, अब लिखो विभाजित। विभाजित का मतलब क्या है कि कई भागों में बांटना। अब एक रेखा है, दो या दो से अधिक भागों में बांटना, तो बताइए डी जो है या डी जो है वो देखिएगा इस साइड को दो भाग में बांटता है, इस साइड को कितना भाग में बांटता है, दो साइड में बांटता है। या तो और ज्यादा भी बांट सकता था, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डी है, बिंदु डी है, वो ए बी को दो भागों में बांटने का काम करना। ये जो दो भागों में बांटने का काम कर रहे हैं ना, इसी का हम लोग क्या करना है, तुलना करना है, यानी अनुपात दिखाना है। बात समझ में आ गया? तुलना करना यानी किसी का अनुपात दिखाना है। तो सिद्ध करने वाला कैसे लिखे? अब अनुपात में दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो अनुपात में दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एडी बटा, इधर से लिखेंगे बीडी या डीबी, जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे एडी बटा बीडी, या तो डीबी भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं। इधर से लिखेंगे एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी, ई सी या सी, जैसे लिखना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में पहले ई लिखे, उसके बाद पहले डी, उसके बाद क्यों नहीं लिखे भी, तो हम लोग चलिए ऐसा ही लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं डी बी। यही चीज हम लोग को क्या करने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है। बात आपको समझ में आ गया? अगर किन्हीं छात्र को इतना समझाने के बावजूद अगर थोड़ा सा कमी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो लगभग ये आपको पर मैं जो बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, बस आपको बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पर में इस तरह से सिद्ध नहीं होगा अभी फिलहाल, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में थोड़ा सा कुछ ना कुछ रचना करना होगा। रचना क्या होता है, जैसे इसको आसान बनाने के लिए कुछ काम करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे माना जाए किसी चीज को अगर आप इजी करना होता है, अगर आप किसी, जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोगों को कोई काम करना है या कोई ऐसे काम करना है जो जब भारी भरकम है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा करते जाते हैं, छोटा छोटा काम करते जाइएगा, तो वो काम जो बड़ा काम रहेगा वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तोड़ तोड़ के काम कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यही काम हम लोग इस त्रिभुज में करेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज को जब इस तरह से बना दिया गया, अब इस त्रिभुज को बनाने के लिए कुछ चीजें रचना करेंगे, कुछ चीज को हम लोग अपने से बनाएंगे और अपने से इसमें क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रचना बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, सो देखिएगा, रचना क्या करेंगे, सो देखिएगा। सबसे पहले रचना में क्या करेंगे, बी को, ध्यान दीजिएगा, इस बी को क्या करेंगे, ई से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, ई से। और सी को क्या करेंगे, या डी को ऐसा करेंगे हम लोग, सी से मिला देंगे। अब सबसे पहले जो जो करते जा रहे उसको लिखना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि हम लोग रचना कर अपने मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको आसान बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बी को ई से तथा डी को सी से मिला है। क्या किए, मिला है। एवं अब थोड़ा सा देखिएगा, एक सिंपल सा त्रिभुज को बनाने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो हम लोग बना सकते। तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े, नीचे क्लास में हम लोग पढ़े कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिएगा, इन सब चीजों को थोड़ा सा हटा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम लोग देखिएगा, कोई भी इस तरह का त्रिभुज अगर बना रहे तो इसमें आधार किसी को मांगे, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार, लेकिन लंब यानी कहने का मतलब एच करने के लिए, ऊंचाई करने के लिए वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, यानी समकोण लाइन का निर्माण करना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह से इसको खींच देते हैं यहाँ 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ऊंचाई बन जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। लेकिन कब बनेगा कि जब इसको हम लोग खींचेंगे यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तब। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये एच हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस समकोण, इस प्रमेय को अगर सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसमें एक समकोण, कहने का मतलब इसमें लंब की रचना करना पड़ेगा, 90 डिग्री का लाइन लेना पड़ेगा, रेखा लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक हम लोग सबसे पहले एक रेखा लेते हैं, जो रचना करते हैं उसमें से हम लोग ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P। इसी तरह से एक हम लोग इधर से भी ले लेते हैं, तो अगर इधर से ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, Q। और ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। अब हम आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये पूरे के पूरे लाइन जो है यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा जानते हैं, ये पूरे के पूरे हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार यानी बी हो जाएगा। और इसी तरह से इधर वाला जो लाइन है, ए से लेके बी तक, ये हो गया ए से लेके सी तक, और ये हो गया ए से लेके बी तक जो होगा, ए भी पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ये पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और अगर इस पूरे त्रिभुज के बाद बोला जाए तो इस साइड में जितने भी त्रिभुज बनेगा, यानी इस रेखा पर ध्यान दीजिएगा, इस रेखा पर जितना भी त्रिभुज बनता होगा उसके लिए लंब जो रहेगा वो कौन रहेगा, PE रहेगा। कौन रहेगा लंब, PE। इस साइड में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस साइड में जितने भी त्रिभुज बनता होगा, इस साइड का यानी इस भुजा का उपयोग करके, इस भुजा के मदद से जितने भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा PE। और इस साइड के भुजा का उपयोग करके जितने भी त्रिभुज बनेगा उसके लिए ऊंचाई का काम करेगा DQ। कौन करेगा, DQ। चलिए यहां तक अगर आप समझ गए तो देखिएगा अब हम लोग इसको थोड़ा रचना, क्योंकि इसको हम लोग रचना की, तो रचना करने में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे कि PE लंब, देखिएगा PE लंब किस पर, ये PE लंब किस पर है, AB पर है। तो लिखें PE लंब AB तथा DQ लंब, DQ लंब किस पर है, AC खींचे। ये मेरा हो गया रचना हो गया। क्या हो गया, ये रचना हो गया, यानी B को E से मिलाए तथा D को C से मिलाए, है ना। उसके बाद एवं PE लंब AB तथा DQ लंब AC खींचे। अब इतना अगर समझ गए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे प्रमाण में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग प्रमाण में आ जाते हैं। देखिए प्रमाण में अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, एक बार ऊपर का त्रिभुज, देखिएगा समझिएगा, इसमें एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADE और एक बार त्रिभुज ADE और एक बार त्रिभुज, क्योंकि हम लोग ध्यान दीजिएगा इस भुजा का उपयोग करेंगे, तो इस भुजा का उपयोग होने में कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देखिएगा इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस त्रिभुज का। तो लिखेंगे एक बार लिखेंगे ADE और एक बार लिखेंगे BDE, त्रिभुज BDE में, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब देखिएगा इसको लिखेंगे तो हम लोग क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर निकालना है, किस पर निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो लिखेंगे इसे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, एरिया का मतलब है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू, ठीक है, इंटू, देखिएगा थोड़ा सा यहां संकेत में हम लोग लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू B इंटू H, यही होता है, ठीक है, इसी पर हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिख दिया। B का मान कितना, तो देखिएगा ऊपर वाला त्रिभुज का हम लोग सबसे पहले ADE ले, ADE, तो इसमें हम लोग को B कौन सा, आधार कौन सा पता है, हम क्या पता है, आधार, इस साइड का आधार ये होगा, तो ये आधार मेरा क्या हो जाएगा, यही क्योंकि हम इतना ही बड़ा त्रिभुज लिए, तो इस त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, आधार हो जाएगा AD। और जिनको समझ नहीं आ रहा है तो हम देखिए इसको थोड़ा सा हम आप लोग के पास रफ कर देते, तो हम लोग क्या करें, तो देखिएगा क्या करें, इस तरह का त्रिभुज है, ये आपका A, ये आपका है D और ये आपका क्या है E है, इस तरह से ये आके मिला हुआ, यहाँ कितना है, यहाँ है P, तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, बेस। और इसको अब ये आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऊंचाई, क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलेंगे। बात समझ में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 आधार, तो आधार मेरा कौन सा है AD, तो लिखेंगे AD। ऊंचाई मेरा कौन सा है, तो ऊंचाई मेरा हो गया PE, ध्यान दीजिएगा P ऊंचाई, तो लिखेंगे PE। ऊपर वाला त्रिभुज का, अब नीचे वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे 1/2 इंटू, अब हम लोग इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को, अब आप लोग थोड़ा सा फिगर इसका भी देख सकते हैं, फिगर क्या है, इस तरह से बना हुआ है, उसके बाद ऐसे चला गया है, ऐसे आ गया, यही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है D, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है B, और इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है E लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 90 डिग्री का लाइन है, हम क्या बोले कि इस साइड में जितने भी भुजा रहेगा यानी उपयोग करेगा, जो भी त्रिभुज बनाने में इस भुजा का उपयोग नीचे से लेके ऊपर तक, A से लेके B तक, उसके लिए सभी के लिए ऊंचाई जो रहेगा कौन रहेगा, PE रहेगा, कौन रहेगा PE। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार यानी B हो गया, ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई मेरा यही हो जाएगा,
है ना, क्योंकि ये साइड का त्रिभुज है और इस साइड का त्रिभुज बनाने में मेरा ये भुजा का उपयोग हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि पूरा हो रहा है, आधा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कहां से हो रहा है? डी डी हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊंचाई का काम कौन करेगा? टी ई काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 1/2 आधार इसका कौन सा होगा? आधार हो जाएगा डी बी, डी बी। ऊंचाई कौन हो जाएगा? तो ऊंचाई हो जाएगा पी ई। कौन हो जाएगा? पी। क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा बता दें, अगर किसी को अगर समझ नहीं आता होगा ज्यादा तो आपको बता देते हैं कि इस साइड में जो जितना भी इस साइड का जो भुजा है ए बी, जो भुजा है इस साइड का जितना भी त्रिभुज रहेगा सबके लिए ऊंचाई पी ई रहेगा। और इस साइड का अगर त्रिभुज लेंगे तो उसमें जो ऊंचाई रहेगा वो कौन रहेगा? डी क्यू रहेगा। देखिए अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया। अब जो कटेगा काट दीजिए, तो देखिए 1/2 कट जाता है, पीई और पीई कट जाता है। अब हम लोग के पास क्या बच गया? बच गया एडी बटा डीबी। ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अब हम लोग दोबारा हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज लिखेंगे। अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज, हम लोग एक त्रिभुज फिर से दोबारा लेंगे और अब जिस तरह से इस त्रिभुज को लिए इसी तरह से इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को तो लिखेंगे सी डी ई। त्रिभुज का नामकरण किसी भी तरह से कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। ऐसा हो क्या? अब इस त्रिभुज को हम लोग लेंगे तो इस त्रिभुज में देखिएगा क्या करना है। सो अब इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा, यही चीज लिखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक है, बराबर इसको हम इस तरह कर देते हैं। हम लोग फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है फार्मूला। इसको हम लोग इस तरह से लिख लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिएगा इसमें क्या होगा। सो अब ऐसा सोचिए कि इसको हम लोग लिखेंगे तो ए डी ई। अब देखिए इस साइड का ध्यान नहीं रखना, अब इस साइड का सोच के चलिएगा, इस साइड का, क्योंकि हम लोग इस त्रिभुज से सोच के चलिए इस साइड का त्रिभुज लिखिए, तभी हम लोग इस तरफ का इस साइड का त्रिभुज ले रहे हैं। तो इस साइड के त्रिभुज बनाने में, यानी इस त्रिभुज को बनाने में इस भुजा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे क्या है? आधार। क्या है? आधार। तो आधार जब ये देखो यहां से लेके यहां तक ये आधार है, तो सभी के लिए जो ऊंचाई रहेगा कौन रहेगा? डी क्यू रहेगा। कौन रहेगा? डी क्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2 इंटू आधार, तो क्योंकि हम लोग इतना ही बड़ा त्रिभुज पहले लिए ए डी ई, ए डी ई, तो इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार में लिखेंगे ए ई इंटू, और ऊंचाई कौन सा होगा? तो क्या बोले, अगर ये आधार हुआ तो ऊंचाई मेरा कौन हो जाएगा? डी क्यू, डी क्यू। इसी तरह नीचे 1/2 इंटू, अब इसमें सी डी, तो सी डी, इसमें आधार कौन सा होगा? तो ये आधार है, ये मेरा आधार होगा, क्योंकि हम इस साइड का उपयोग करें, तो क्योंकि इधर वाला खत्म कर चुके बना, अभी साइड के बना रहे, जिसका पता आधार मेरा ये होगा। तो ये आधार है, तो कौन सा हो जाएगा? ई सी, ई सी। तो ऊंचाई कौन सा होगा? तो ऊंचाई हम क्या बताएं कि इस तरफ का जितना भी आधार है सबके लिए ऊंचाई जो रहेगा डी क्यू रहेगा। तो आधार हो जाएगा डी क्यू। बात आपको समझ में आ गया? देखिए 1/2 कट गया, इससे डी क्यू और डी क्यू कट गया। हम लोग के पास बच गया ए ई बटा ई सी। ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन 2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो अब देखिए, अब आगे लिखेंगे, चूंकि चलिए अब आगे हम लोग इसके लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज, थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं? तो देखिएगा कि इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में इतना हिस्से को अगर काट लिया जाए तो एक चतुर्भुज का निर्माण करा। कैसा? एक कैसा? समलंब चतुर्भुज के जैसा देखने में लगता है ना। चलिए सबसे पहले इसको हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से माना जाए उसमें त्रिभुज बना हुआ, चतुर्भुज बना हुआ। ये हो गया आपका कौन सा लेटर है? यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है ई, यहाँ लिखा हुआ है वी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी। इस तरह से हम लोग मिला देते हैं। ठीक, ऐसा ही है। आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, तो कक्षा 9 में एक प्रमेय दिया हुआ था, 9.1 प्रमेय दिया हुआ था। उस प्रमेय में क्या दिया हुआ था कि अगर कोई भी चतुर्भुज अगर रहता है और उस चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है और उन समांतर भुजाओं में से कोई भी त्रिभुज बन रहा हो, यानी कोई भी दो त्रिभुज बन रहा हो और दोनों त्रिभुज की आधार सेम हो, दोनों त्रिभुज का आधार क्या हो? सेम हो, तो उन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब लगेगा सर क्या समझाना चाह रहे, बात समझ में नहीं है, तो चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये मेरा क्या है? समांतर रेखा है।
अब ये समांतर रेखा के देखिएगा एक त्रिभुज जो बना रहे हैं, इस त्रिभुज को देखिएगा, ए त्रिभुज यानी बी डी ई, और इधर से बन रहा है सी डी ई। देखिएगा दोनों त्रिभुज जो बन रहा है इसको भी फिलहाल मिटा देते तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए अगर ऐसा बोल दे तो हम आप लोग को अगर बोलेंगे कि बताइए ऐसा कौन सा रेखा है, ऐसा कौन सा भुजा है जो दोनों में आ रहा है, तो देखिएगा बोलिएगा सर डीई। डीई एक ऐसा भुजा है जो इधर से जो त्रिभुज बना है उसमें भी डीई आ रहा है, और इधर से त्रिभुज बना रहे हैं इसमें भी डी आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं समान आधार। ये समान आधार हो गया, मतलब इधर वाला त्रिभुज के लिए भी और उधर वाला त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो गया, समान है। लेकिन समान ये आधार हो गया, और ये कहां है, दो समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज स्थित है। दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। किसके बीच में है, बीसी और डीई के बीच में से। और जब भी ऐसा कोई त्रिभुज होता है तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अगर कोई बोलेगा तो बोलेंगे सर बी डीई और इधर से सी डी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है यानी समान है। तो यही चीज हम लोग को करना है, यही चीज दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी और इधर से थोड़ा समझने के लिए इसको भी मिटा देते तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए इधर से बी डी ई, इधर से लिखेंगे सी डी ई, त्रिभुज सी, चलिए सी डी ई के समान आधार, समान आधार डीई समान समांतर समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित है। ऐसा हम लोग लिखना है। क्या लिखें कि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई के समान आधार, दोनों के लिए समान आधार कौन सा, डी, और समान समांतर रेखा, दोनों के लिए समान समांतर रेखा डीई और बीसी के बीच स्थित है। त्रिभुज जो स्थित था कहां था, इसी के बीच में। ये फिगर आपको बनाना नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए चीजें की, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हो स्थित है तब हम इसको लिखेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई। देखिए क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, ये क्षेत्रफल में दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 9 क्लास में कक्षा यानी 9 क्लास में जो ज्यामिति दिया हुआ है वो प्रमेय 9.1 में ये चीजें हम लोग पढ़े हैं, इसलिए उसके आधार पर ये होता है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गया तो ये इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 यानी इक्वेशन क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से तो देखिएगा समीकरण 1, 2, 3 में क्या है, तो देखिएगा समीकरण 1, 2, 3 में एडी बटा डीबी। तो एडी बटा डीबी किसका मान है, बीडीई का मान है। इस तरह से समझ सकते हैं बीडीई, तो इस साइड का मान में है एडी बटा बी, तो यहाँ क्या है बीडी, इधर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ए बी बाय डीबी। ऐसा हम लोग समझ के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा है ना, समीकरण 1, 2, 3 से। और सीडीई, तो सीडीई जो है इसके लिए कौन सा है, ए ई बटा ईसी, तो लिखेंगे ए ई बटा ईसी। और ये क्या हो गया, हम लोग को प्रूफ हो गया थेल्स प्रमेय। जिन छात्रों को समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, और 1 से 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा। आप लोगों को बता दें ये परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दीजिएगा उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देख के बनाइएगा। देखिए अब इसमें जो जो चीजें एक्स्ट्रा की उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए इस प्रमेय को पूरे तरीके से आप लोग देख लीजिए। अब ये प्रमेय पूरे के पूरे इस तरह से हम लोग बनाएंगे, और इस प्रमेय को 1 से 2 बार अगर हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आप लोग क्या कीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन को बनाते तो आपको फुल्ली 5 नंबर इससे आसानी से उठा लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।